नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम यूपी जीआईसी लेक्चरर की पहली क्लास पे बातचीत करेंगे और पहली क्लास होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य की इतिहास की लेखन परंपरा पढ़ने से पहले हमें साहित्य इतिहास को परिभाषित करना पड़ चाहिए। तो अगर हम साहित्य इतिहास को दो भागों में तोड़ें तो साहित्य और इतिहास। साहित्य को अगर परिभाषित करें तो हम देखते हैं कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि सौधनित यानी कि जिसमें सबका हित हो वही साहित्य है, ऐसी रचना। तो अगर हम इस तरह की परिभाषा को मान के चलेंगे तो हम विज्ञान पे आधारित बहुत सारी किताबों को भी साहित्य के कोटि में रखना पड़ेगा। तो उसमें 2-3 शब्दावलियों को भी जोड़ना है कि वह रचना जिसमें सबका हित तो हो ही, लेकिन उसमें कल्पना और सौंदर्य का भी समावेश हो, रचनाधर्मिता हो, वही साहित्य है। अब हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास यानी कि जो हमारा बीता हुआ समय है, जो हमारा अतीत रहा है, उसको हम इतिहास कहते हैं। यानी कि जो साहित्य इतिहास है, वो बीते हुए समय में हमारे अतीत में साहित्य में क्या-क्या हुआ, उसको क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से लिखा गया, ये सारी चीज़ें हम साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नोट्स के साथ और उस नोट्स को आप बाकायदा लाइन बाय लाइन ज़रूर नोट करें एक अपने रफ बुक में, क्योंकि वो नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से भी बनाया है और खुद उसी तरह के नोट्स से भी मैं भी पढ़ता हूँ। तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। दोस्तों ये हमारा नोट्स है और हिंदी साहित्य की संकल्पना और इतिहास लेखन परंपरा पे आज बातचीत करनी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक बृहत परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले भी 2-3 किताबें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे 84 वैष्णव की यात्रा, 252 वैष्णव की यात्रा गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है और इसमें लगातार कवियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। ऐसे ही नाभादास के द्वारा लिखित एक रचना मिलती है जिसका नाम है भक्तमाल। इसमें भी बहुत सारे कवियों के जीवन चरित्र को दिखाया गया है। लेकिन जो हमें एक अलग तरह के एक पैटर्न देखने को मिलता है, एक परंपरा देखने को मिलती है, वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी से देखने को मिलती है। बाकायदा इसी तरह के नोट्स आप अपने रफ कॉपी पेन से ज़रूर बनाते चलिए मेरे साथ साथ, और हम आज इस पे बाकायदा एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले हैं। आगे अगर हम बातचीत करें पद्धतियों पे, तो सबसे पहले इतिहास लेखन की पद्धति में सबसे पहला जो आता है वर्णानुक्रम की पद्धति। इसमें होता क्या है कि रचनाकारों के नाम के प्रथम वर्ण से अल्फ़ाबेटिकल शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें केशवदास चिंतामणि और केदारनाथ सिंह, तो ऐसे में हम देखते हैं कि सबसे पहले केदारनाथ सिंह हो जाएंगे, जबकि वो आधुनिक काल के कवि हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे जो है जो वर्ण है वो सबसे पहले क्रम में आएगा, और चिंतामणि जो कि रीतिकाल के कवि हैं वो बाद में आएंगे। इस तरह से इस पद्धति को असंगत घोषित कर दिया गया। इसके प्रयोगकर्ता मुख्य रूप से गारसा दत्तासी जी हैं और शिव सिंह सेंगर जी हैं। अगला जो पद्धति है वो है कालानुक्रम। कालानुक्रम यानी कि समय को ध्यान में रखते हुए, रचनाकारों के काल को क्रम से लगाते हुए, यानी कि रचनाकार के जन्मतिथि के आधार पे इसको रखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे रचनाकार जो बहुत पहले पैदा हुए लेकिन बहुत बाद में रचना किए, और बहुत सारे ऐसे रचनाकार जो बहुत उन्हीं के समय में बाद में पैदा हुए लेकिन रचनाएं पहले किए। इस तरह से ये एक अधूरा घोषित कर दिया जाता है, और इसको लिखने के लिए सबसे पहले प्रयोग इसका करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जी ने। अब तीसरी जो विधि आती है, जो पद्धति आती है इतिहास लेखन की, वो है वैज्ञानिक पद्धति। आप ध्यान दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो एग्जैक्ट आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। तो वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को क्रमबद्ध संकलन प्रस्तुत करना, यानी कि जो तथ्य जिस तरह से मिले उसी रूप में उसको ला के क्रमबद्ध तरीके से संकलन कर देना, बिना उसके उसका विश्लेषण किए हुए। जबकि साहित्य ऐसा विषय है जो विश्लेषण की मांग करता है, इसलिए वैज्ञानिक जो पद्धति है ये भी बहुत ज़्यादा सफल पद्धति नहीं है। चौथी जो है वो है विधेयवादी। अब विधेयवादी क्या है? तो विधेयवादी को समझने के लिए आप सबसे पहले जानें कि फ्रेंच विद्वान तेन द्वारा यह सिद्धांत लाया गया। 3 शब्दों को ध्यान में रखिएगा, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। यानी कि विधेयवादी जो पद्धति है वो उस समय के जातीय विशेषताओं को देखती है। जाति विशेषताओं यानी कि उस तत्कालीन समय में किस तरह की प्रवृत्तियों पे आधारित रचनाएं लिखी जा रही हैं, किस तरह के विशेष विचारधारा के कवि एक तरह से कविताएं लिख रहे हैं, क्या वातावरण है, क्या उस क्षण विशेष का माहौल है, मोमेंट क्या है, तब जाके साहित्य इतिहास लिखा जाता है। और ये विधेयवादी जो पद्धति है इतिहास लेखन की, ये सबसे सफल पद्धति मानी जाती है। इसके प्रयोगकर्ता भी हिंदी साहित्य में सबसे सफल आलोचकों में गिने जाते हैं। इसी आधार पे अगर हम बातचीत करें, जैसे ये इसका मानना यही है कि किसी भी साहित्य की, देखिए मैंने लिखा भी है
कि किसी भी साहित्य के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन और अध्ययन का विश्लेषण आवश्यक होता है और इसी आधार पर विधेयवादी जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं वो लिखते आते हैं। इसके प्रयोगकर्ता के रूप में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इसी आधार पे, इसी विधेयवादी पद्धति पे आधार पे रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं, जो कि परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अंत में इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। ये कौन लिखता है? रामचंद्र शुक्ल। और ये इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि ये एक विधेयवादी आलोचक हैं, विधेयवादी साहित्य इतिहासकार हैं। तो आप जरूर इंपॉर्टेंट नोट करें कि रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये सब सारे के सारे विधेयवादी साहित्य इतिहासकार हैं। यानी कि इन्होंने जितने साहित्य इतिहासकार ग्रंथ लिखे हैं वो सब विधेयवादी पद्धतियों पर आधारित करके लिखा है। आगे हम बात करेंगे तो इसी कड़ी में रामस्वरूप चतुर्वेदी भी अपनी किताब में लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है। लिखते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा पाना। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, गार्सदातासी। अब हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले कवि के रूप में, माफ कीजिएगा, कवि कवि के रूप में नहीं, साहित्य इतिहासकार के रूप में गार्सदातासी का नाम आता है। और इन्होंने लिखा इस्तवार दलाल तृतीयोर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जाती है। पहली बार किसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, और वो भी किस भाषा में? तो वो फ्रेंच भाषा में। इसका पहला भाग 1839 में सामने आता है, यानी कि प्रकाशित होता है। दूसरा भाग 1847 में। ये तिथियां, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसमें 738 कवियों की बात, कवियों के जीवन चरित्र को दिखाया गया है। और गार्सदातासी के इस रचना का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से, जो कि 1952 में प्रकाशित होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं महेश दत्त शुक्ल जी। महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह नाम का एक इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। ये पहला ऐसा साहित्य इतिहास ग्रंथ होता है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि सबसे पहली बार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले लेखक कौन है, तो महेश दत्त शुक्ल। रचना कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1873। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर जी। आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी रचनाएं मैंने अपने नोट्स में लिखी है सब क्रमवार है। यानी कि 1839 और 47 में इस्तवार अदालत इंदुई हिंदुस्तानी गार्सदातासी लिखते हैं। तो 1873 में महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह के नाम से हिंदी भाषा में साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज नाम के इतिहास ग्रंथ को लिखते हैं 1883 में। और शिव सिंह सेंगर किस तरह का करते हैं? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हैं। इसमें 1003 कवियों का जीवन चरित्र मिलता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट करिए, सीधे सीधे पूछ लेता है कि शिव सिंह सेंगर में कितने कवियों का जीवन वृत्त मिलता है? तो 1003 कवियों का। अगला जो आता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना आती है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इसकी रचना क्या है? इसका वर्ष क्या है? तो 1888 ईस्वी। भाषा की दृष्टि में क्षेत्र निर्धारित करने का सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। यानी कि अवधी भाषा, बिहारी, पश्चिमी, सौरसैनी और इस तरह के जितने भी भाषा के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो आप परीक्षा में पूछते कि भाषा के आधार पर सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण कौन किया? तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। पहली बार कवियों का कालानुसार वर्गीकरण भी इन्होंने ही किया। काल के हिसाब से, जो हम भक्ति काल और रीति काल ये कहते हैं, उत्तर मध्यकाल इस तरह के बांटते हुए इन्होंने पहली बार काल के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया। 11 अध्याय में ये रचना इनकी मिलती है। 952 कवियों का विवरण मिलता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि 9 कितने कवियों का मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित होती है, 952 कवियों का विवरण मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन की इस रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त जी ने किया और नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। 1957 में ये प्रकाशित होती है। अगला जो साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा में आते हैं वो मिश्र बंधुओं का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिश्र बंधु, यानी कि ये जो तीन है, इनके नाम को आप याद कर लीजिए। तो मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधु कहते हैं और इनकी रचना को मिश्र बंधु विनोद कहते हैं। ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहले 3 भाग 1913 में आते हैं और चौथा भाग 1934 में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अब आते हैं। आप देखिए कि आलोचकों में, हिंदी आलोचकों में या हिंदी साहित्य इतिहासकारों में राजा की उपाधि अगर कहें या राजकुमार कहें तो रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं 1929 में। ये हिंदी शब्द सागर जो कि नागरी परिक्षाणी सभा से निकला, उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से आया और इसी को बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया। इसमें जो पद्धति आई है वो विधेयवादी पद्धति है। अब इसके बाद जो साहित्य इतिहास मिलता है वो राम कुमार वर्मा जी आते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेके आते हैं 1938 में। अगला जो साहित्य इतिहासकार आते हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी 3 किताबें हैं। ये बिल्कुल पृथक ढंग से कोई साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं लिखते हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 में 2 किताबें लिखते हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सारी की सारी रचनाएं अपने नोट्स में आप इसी तरह से बाकायदा नोट करते चला और जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक बनाना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह एचपीडी लिख सकते हैं। 1952 एक बार लिख के इसको 2 करके हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ का संपादन करते हैं। वो संपादन 26 विद्वानों के लेख को मिला के बनाया जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में एक इतिहास ग्रंथ लिखते हैं साहित्य का, उसका नाम देते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये सारी रचनाएं लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और सारी की सारी रचनाओं में मैंने क्रम से लगाया हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को पढ़ते हुए हम क्रम को जरूर ध्यान देंगे। अब हम विभिन्न और भी हिंदी साहित्य इतिहास की रचनाओं को ध्यान में देते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। क्योंकि सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कृष्ण शंकर शुक्ल वाली रचना बहुत पूछी जाती है बार बार। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल, ये जरूर अपने आप नोटबुक में लिख लें। राम कुमार वर्मा के बारे में मैंने बता दिया है। इंद्रनाथ मदान ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रचना है। जैसे कृष्ण शंकर शुक्ल की रचनाएं पूछी जाती हैं, वैसे ही मिलान के लिए इंद्रनाथ मदान की भी रचना पूछी जाती है। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने 1939 में लिखा था। आगे और भी रचनाओं को हम जब देखेंगे तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी की एक रचना आती है 1945 में। हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की एक और रचना हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य आती है। एक ये रचना परशुराम चतुर्वेदी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछी जाती है कि उत्तर भारत की संत परंपरा 1951 में आती है। आगे और बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में तो ये 2 रचनाएं आप जरूर याद करिए। एक हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये नलिन विलोचन शर्मा, क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लिख के हम साहित्य का जिस तरह से ज्ञान करते हैं, उसी तरह साहित्य इतिहास के दर्शन को लिख करके साहित्य इतिहास का भी ज्ञान अर्जित करते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से किताब ही लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? तो नलिन विलोचन शर्मा ने 1960 में लिखा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो उसी क्रम में मैनेजर पांडे की ये किताब साहित्य और इतिहास की दृष्टि, जो कि 1981 में आती है, इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब 1985 में हिंदी साहित्य के सरल इतिहास, इसको आप खरीद के पढ़ें भी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसको हर हफ्ते पढ़ना चाहिए एक साहित्य के विद्यार्थी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात कर चुके हैं। अब बच्चन सिंह की किताब, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। 1996 में आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब ये जो कुछ हिंदी साहित्य इतिहासकार जो कि महिला हैं वो लिखती हैं और ये तीनों के तीनों बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में आता है, सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास संपादन किया नीलाभ ने 1904 माफ कीजिएगा 2004 में। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की रचना है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हमने पढ़ा कि किस तरह से 19वीं सदी से लगातार साहित्य इतिहास का एक क्रम देखने को मिलता है और उस क्रम में जहां एक समय पे वर्णानुक्रम, कालानुक्रम और वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धतियों से होते होते आज तक अलग अलग तरह से साहित्य इतिहास को इतना व्यापक और इतना प्रगतिशील बनाते हुए आज भी लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जा रहा है। लेकिन ये सारी रचनाएं
जो आपकी परीक्षा के लिए, खासकर यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी एलटी ग्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, या फिर नेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी रचनाएँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वीडियो अब पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि इस सीरीज़ की दूसरी क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार।